हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली यूपी बोर्ड ने जारी कर ही दिया 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अपने मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। देखिए यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली ये पेपर जारी किया है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्या 20 नंबर या 30 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कैसा पेपर होगा। तो यूपी बोर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 2025 में आपके हिंदी का पेपर या फिर सारे सब्जेक्ट का पेपर कैसा आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये पेपर आपको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे और ये पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो इस पेपर को आपको ध्यान से लास्ट तक देखना है। ठीक है, देखो समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। क्लास 12 देखो प्रतिदर्श प्रश्न पर 2024-25 का ये है। ठीक है, नोट आपको दिया गया है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आऊं सॉल्यूशन के साथ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम से क्लासेज मिलते रहें। तो देखो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। टोटल ये 50 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब खंड का होता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी और खंड काव्य रहता है। मैं पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझते हैं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हिंदी गद्य साहित्य से, फिर दूसरे क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से। तो देखो सबसे का वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य इस निबंध के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या राय कृष्ण दास। भैया संपूर्णानंद जी हैं शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पूरे पेपर को ध्यान से समझना क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है तो कुछ स्पेशल जरूर होगा इसमें। ठीक है, खा देखो लल्लू लाल की रचना है। इसमें से कौन सी रचना लल्लू लाल जी की है। सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो भैया सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, प्रेम सागर। ये लल्लू लाल जी की रचना है। अभी मैं आपको आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उसका देना होगा। ठीक है, गा देखो पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। बताइए पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो भैया यशपाल जी हैं पर्दा कहानी के लेखक। देखो स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ रहा है, ऐसे में आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। देखो आप हमारे शुभम लेक्चरर ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हम आपको इंग्लिश हिंदी सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप जाकर डाउनलोड करना और वहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला नंबर देखो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन या रागे राघव। तो भैया विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के रचनाकार। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अंगा नंबर देखो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा इसके लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑफकोर्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। अब मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, उसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में। बताइए जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये रचना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, लेकिन ये किस विधा की रचना है। कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या क्या है ये। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में 5 नंबर कंप्लीट। लेकिन अभी 5 नंबर का और आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 10 नंबर का आता है। ये देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये हिंदी पद्य साहित्य से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखो कामायनी किस युग की रचना है। बताइए कामायनी जो है ये किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावादी युग के कवि हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि छायावादी युग के कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी। अब चूंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तो ये किस युग की रचना होगी। ये छायावादी युग की ही रचना होगी क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी उसी युग के कवि हैं।
खा देखो, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के हैं? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा अग्रदास जी। ये जो है ना, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। चलो गा वाला क्वेश्चन देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1941, 1943, 1954 या फिर 1947? 1943 में तार सप्तक का संपादन हुआ। इसको कैसे याद रखोगे, एक मैं ट्रिक बताता हूं। देखो, तार सप्तक के आगे ता और आता है और 43 में भी ता और आता है, तो आप याद रखना कि ये 1943 का है। ठीक है, समझ में आया? अब हो सकता है कि 1963 आ जाए तो उसमें भी तो ता और आता है, लेकिन ये इतना याद रखना कि 43 वाला होगा, 50 के नीचे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर देखो, घा वाला, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। बताइए इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी? भैया मैंने बताया कामायनी ये छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो ये द्विवेदी युग की रचना नहीं हो सकती। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अंगा नंबर देखो, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा थे? मतलब अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है, ये आपको बताना है। तो राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका 5 क्वेश्चन इसका भी हो गया, एक एक नंबर का, यानी कि 5 नंबर, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। अभी तो हमने 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया है, हम पूरे 100 नंबर का पेपर देख रहे हैं। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये नंबर फ्री में मिलेगा आपको। देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये आता है, बहुत इजी होता है। देखो, ये गद्यांश आपको दिया गया है, पढ़ो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है इसी गद्यांश से रिलेटेड, इसका आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ फ्री के। नहीं पता है मान लो भैया, तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर लो, या ये वाला गद्यांश दूसरा दिया गया, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, मतलब दोनों में से एक ही करना है। बहुत इजी हो जाता है और आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, इसी गद्यांश में। चलो पढ़ते हैं, पहले इसको ध्यान से समझो। देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अगणित प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। इसके नीचे क्वेश्चन है, बताइए किस पाठ का ये है? देखो, धरती है, ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखो, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा समझो। देखो, फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है, मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो मैंने गद्यांश को ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, आप लोग यूट्यूब पे जाना, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर गद्यांश वाला क्लास जरूर देखना। ठीक है, 5 मैंने सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश एक ही वीडियो में पढ़ाया है और मैंने आपको यह भी बताया कैसे संदर्भ लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जामिनर भैया खुश होकर 10 में 10 हमें दे, एक भी नंबर ना कटे। तो जाकर उस वीडियो को देखो ना, सर्च करके, इस क्लास को देखने के बाद। तो देखो, फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, मतलब जैसा मैंने बताया था आपको वैसा आपको लिख देना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम इसमें होना चाहिए। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? बताओ क्यों कहलाती है? देखो, लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। तो आप लिख दो, कैसे लिखोगे? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसको कैसे आप लोग लिखोगे? ठीक है, तो आप लिख दो कि धरती माता की कोख में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हुई है, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। अगर यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे, नंबर फिर भी आपको पूरा मिल जाएगा। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, यहां से लेकर यहां तक, जिसके नीचे आपको लाइन दिख रहा है ना, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला क्वेश्चन। चौथा, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? तो देखो, ये दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। बस यही लिख दो भैया उठा के, क्या है इसमें? सारा आंसर आपको गद्यांश में ही दिया जा रहा है। पांचवा, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, यहां से लिख दो, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। बस हो गया। तो 5 का पांचों क्वेश्चन आप दे दो आंसर, 2 गुणे 5 यानी कि 5 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
अब नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा है। देखो एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से करेंगे। देखो अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला मन उदास होता है। भैया देखो ये किस चैप्टर का है? आप जैसे ही गद्यांश को आपने पढ़ा तो आपने देखा कि अशोक का फूल आ चुका है, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का ही गद्यांश है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप इसको खुद कीजिए, क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप खुद कर दीजिए अथवा वाला, क्योंकि अभी हमें पूरे 100 नंबर का पेपर देखना है। इसको मिलाकर हमारा टोटल 20 ही नंबर हुआ है। ठीक है, चलो अब पद्यांश में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी रहेगा। देखो दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक अथवा लगा है, देखो उसमें मैंने फर्स्ट वाला बताया था, इसमें सेकंड वाला बता देता हूं। देखो अथवा यहाँ पे लगा हुआ है। एक ये वाला पद्यांश बहुत फेमस है और मैंने आपको पहले भी इसको बता रखा है। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद दिहो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये किस चैप्टर का है बताइए? ये हमारे पवन दूती का चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। ये मैंने कई बार आपको बताया। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, मतलब राधा जी पवन से कहती हैं, श्री कृष्ण जी के विरह में जलती हुई वो कहती हैं पवन से कि हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तू उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, मतलब इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाए। क्योंकि राधा पवन से कह रही है, पवन का मतलब वायु से, वायु का काम है चलना। तो कहती है अगर तुझे कोई लाजवंती स्त्री दिखाई देती है, देखो लज्जाशीला लाजवंती, पथिक, पथिक का मतलब होता है यात्री या मुसाफिर, महिला जो कहीं दृष्टि आवे अगर तुम्हें कहीं दिखाई देती है। होने देना मत होने देना, विकृत वसना, मतलब विकृत वसना का मतलब होता है वस्त्र को अस्त व्यस्त। ठीक है, तो ना तू सुंदरी को, मतलब वो कहती हैं कि हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, मतलब इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, मतलब जो थोड़ी सी, अगर थोड़ी भी सी श्रमिक हो, थकी हुई हो तो गोद ले, तो उस गोद में लेना, उसकी श्रांति, श्रांति का मतलब थकावट को खोना मिटा देना। ठीक है, श्रांति का मतलब होता है थकान। ठीक है, होठों की मतलब उसके होठों की और कमल मुख की, और कमल समान दिखने वाले मुख की मलानताएं, मलिनता को मिटाना, हर लेना। फिर वो कहती है अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। आगे देखो, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, फिर वो कहती है कोई क्लांता, मतलब कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री। अगर तुम्हें खेत में, फिर वो आगे कहती है तुझे मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई किसान की स्त्री दिखाई देती है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। तो जाता कोई, अगर कोई जलद बादल यदि हो व्योम में आकाश में तो उसे ला। तो कहती है कि अगर बादल में कोई आकाश जा रहा होगा ना तो उसको लाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे 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 परस, स्पर्श करके उसकी उसकी क्लांति और थकावट को मिटाना, मिटा देना। तो धीरे धीरे तुम अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस बादल की छाया द्वारा उस भूतांगना का मतलब होता है स्त्री को, उस स्त्री को सुख प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना। ठीक है, बस हो गया। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पार्ट से है, इसके कवि कौन है। भैया ये हमारा पवन दूतिका चैप्टर से है, इसके कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। एक चीज मैं और बता दूं, जो हमारा फर्स्ट वाला पद्यांश था ये वाला, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, ये जो है ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो देखो ये आपका हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया पद्यांश का भी मैं क्लास आपको दे चुका हूं, बस सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो इन दो लाइनों का आपको व्याख्या करनी है, इनकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं, कहना चाहती हैं कि आप जो है उस
इतनी तेजी से मत बहना कि उसको उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो जाए। मतलब ये तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तुम इतनी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त हो जाएं या उड़ जाएं। चौथा, होठों की ओर कमल मुख में अलंकार बताइए। इसमें भैया कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक अलंकार है। होठों की ओर कमल मुख में, मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार है कि में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। पांचवा, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। देखो जलद का अर्थ है बादल, कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखो 10 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पद्यांश का स्पेशली क्लास में आपको दे चुका हूं। देखो ये यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल ये पेपर दिया है, तो हम इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये साहित्यिक परिचय। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को बताना है। आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों लेखकों में से किसी एक का। ठीक, चलो हम तीनों को आपको बता चुके हैं। खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। जैसे लेखक है ना वैसे कवि भी आते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देकर उनकी रचनाओं को लिखना है। बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बस आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय शुभम लेक्चरर या इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो कहानी पे चलते हैं। ये कहानी जो है ना, ये आपकी 5 नंबर की जो कहानी है वो खत्म किए रहती है, मतलब एकदम फिक्स होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब बहादुर या पंचलाइट किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखना है। नहीं पता 80 शब्दों में आपको लिखना है, नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु को आप लिख दीजिए। अब 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही करना है। कभी कभी तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही करना है तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो खंड काव्य पे आते हैं। अपने खंड का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर ये रहेगा। 80 शब्दों में आपको देना है। जैसे श्रवण कुमार है, देखो ये जिला वाइज होता है। मैं आपको क्यों कहूँ, देखो आप जैसे यूपी के किस जिले से हैं, ठीक है, कौन सा खंड काव्य आप में है वो आप अपने बुक में देखिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा। किसी में श्रवण कुमार, किसी में रश्मि रथी, किसी में मुक्ति यज्ञ, त्यागपति, आलोक वृत्त, सत्य की जीत। ठीक है, तो ये जिला वाइज होता है। कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ होगा, कुछ जिलों में त्यागपति होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा। मतलब ये जिला वाइज होता है। तो आपके जिले में जो है ना वो खुद आपको पढ़ना है, क्योंकि ये स्वपठित खंड काव्य है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो खंड खा पे अब हम लोग चलते हैं। ये देखो खंड खा, हमारा खंड का कंप्लीट हुआ। मैंने बताया कि 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर आपका हो चुका है। अब खंड खा पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं, क्योंकि खंड का हमारा 50 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब खंड खा भी 50 नंबर का ही रहेगा, तो इसको भी जानना जरूरी है। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करो। देखो सबसे पहले खंड खा में संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाएगा। देखो जैसे देखो ध्यान से, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार आश्चित परमश सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत यत्र कुत्रापयम जनान दुखिताम पीड़म पश्यत तत्रैव स शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहायश्चम अकरोत प्राणी सेवा से स्वभाव अवस्थित। मतलब ये किस चैप्टर का है? महामना मालवीय चैप्टर का। आपको संदर्भ के साथ व्याख्या कर देनी है हिंदी में। तो भैया सिंपल सा लिख दो, संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर दो, काम खत्म। नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो ये हंस राजा तदेव परिस मध्य आत्मनः भागिने पाप हंस पोतकाय दुहित रमच्छत। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये हमारे जातक कथा का एक नृत्य जातकम शीर्षक है, ये उसी से लिया गया है। तो अब मैंने बताया था जातक कथा, महामना मालवीय, संस्कृत भाषा या महत्तम, पंचशील सिद्धांत। ये 4 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, ये 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है। अब पद्यांश की बात करते हैं, श्लोक की। संस्कृत का श्लोक भी 7 नंबर का आता है। देखो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखो, ना मे रोचते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आक्रुधस्य मुखम पश्यम कदम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक से ये लिया गया है।
ठीक है। अथवा लगा है देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेता दृसम मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। ये हमारे सुभाषित रत्नावली चैप्टर का पद्यांश है। और एक चीज मैं आपका और क्लियर कर दूं भैया, पद्यांश वाला जो 7 नंबर है ना, ये 100% फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक चैप्टर है सुभाषित रत्नावली, उस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो भैया, 7 नंबर एकदम कंप्लीट, कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो। बाकी 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक दिए गए हैं, उसको पढ़ लेना, आपका ये नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। चलो व्याकरण सेक्शन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है तलवार की धार पर चलना, मतलब बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है, इसका अर्थ यही होगा, वाक्य प्रयोग आपको कुछ कर देना है। दूसरा टका सा जवाब देना, मतलब साफ इनकार करना, ठीक है। तीसरा दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। अब वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? जैसे दाल में काला होना, तो आप लिख दो वाक्य प्रयोग में, महेश भाई जब से तुम महेश भाई कुछ तो बात है, आप दिन भर इधर उधर सड़कों पर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसे वाक्य में प्रयोग कर देना। चौथा नमक मिर्च लगाना, मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो 4 में से एक करना है, नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो अब हम चलते हैं आपठित गद्यांश पे, पूरे 5 नंबर का ये आता है। आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश ऐसे दिया जाएगा, देखो दिया गया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। अथवा लगा है नहीं पता तो आप ये वाला गद्यांश कर सकते हो, ये आपके चैप्टर से नहीं होगा, ये अलग से दिया जाएगा जो आपने नहीं पढ़ा है। ये यहां से लेकर यहां तक, और इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों में से एक करना है। मैं एक को थोड़ा समझाता हूं, पहले इसको पढ़ेंगे। देखो बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। देखो ध्यान से समझो, यह कहना एक भूल है कि इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण कुटिलता अत्याचार भोगवृत्ति एवं शांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त करते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नत धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले ही व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। क्वेश्चन देखो फर्स्ट है, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, वास्तव में इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण समाज में शोषण कुटिलता अत्याचार भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। बस इतना लिख दो भाई, 1 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? तो देखो ये सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त करते हैं। अगर इतना लिख दोगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहां से लिख दो, देखो यहां से, यदि साधक पदोन्नत धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। मतलब यही इच्छाओं का उदात्तीकरण होता है। बस इतना लिख दो भाई, नंबर पूरा आपको मिलेगा। क्यों पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा ना कि अगर आप चाहो तो इसी टाइम को सोना बना दो, चाहो तो इसी को सोने में गुजार दो, सब आपके ऊपर है। आप टाइम को किस प्रकार से यूज करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से यूज करो, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर अब आपने लापरवाही की तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये दूसरा आप खुद कर लेना, ठीक है, एक मैंने बता दिया। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द युग्म है ये, देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट, वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा?
ए है विवश और व्याकुल, बी है कवच और भोजन, सी है वस्त्र और आदत, डी है विस्तार और अवधि। तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो भैया सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वस्त्र और आदत। देखो वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है अंबुज अंबुद। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अंबुज अंबुद, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए है बादल और समुद्र, बी है जल और कमल, सी है कमल और बादल, डी है समुद्र और कमल। देखो अंबुज का मतलब होता है कमल, अंबुद का मतलब बादल, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बस 2 नंबर आपका कंप्लीट है, एक एक नंबर का ये रहेगा। शब्द अर्थ पे चलते हैं, जिसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट अंबर, अंबर के 2 अर्थ लिख दीजिए। जैसे अंबर को हम आकाश वस्त्र दोनों बोलते हैं, तो 2 लिख देना। पट, पट को हम वस्त्र आकाश घूंघट ये लिखते हैं। विधि, विधि को हम कानून तरीका, ठीक है, ये लिखते हैं। चौथा नाग, नाग को हम हाथी पर्वत लिख सकते हैं। तो 2-2 मैंने सबका बता दिया, आप लोग लिख लेना। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चलेंगे, गा वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, पूरे 1 नंबर का ये रहेगा और 1 नंबर का ये मतलब 2 नंबर का ये आता है। देखो फर्स्ट, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलेंगे? ए है नेत्र सम्मुख, बी है प्रत्यक्ष, सी है आंख के आगे, डी है प्रत्येक आंख। भैया प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जो आंखों के सामने हो, उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा देखो, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जानकार, जिज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। भैया जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलेंगे जिज्ञासु। सिंपल सा तो है, जो जानने की इच्छा रखता है ना उसको हम जिज्ञासु ही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड का सी सही होगा। वाक्य संशोधन की अगर हम लोग बात करें, ये देखो घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत है भाई। आप जैसा मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों, मेरी वाणी पर ध्यान देना। देखो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा नहीं रहेगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, हैं के जगह पर हो कर दो, क्योंकि तुम के साथ हो लगेगा। बस आपको भैया 2 नंबर कंप्लीट। एक नंबर आपको 2 करना है, 4 दे देंगे। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, बस आपको अनेकों के जगह पर अनेक कर देना है बस। अनेक खुद में प्लूरल है, आपको अनेकों लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, भैया कवित्री को कुछ इस प्रकार से लिख देना, सही हो जाएगा, कवइत्री, बस आपका ये सही हो जाएगा। चौथा, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखो कृपा और कृपया दोनों नहीं लिखेंगे, आप कृपया को हटा दीजिए, इतना लिख देंगे कि अनुमोदन करने की कृपा करें, फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, बस इतना लिखना। चलते हैं अपने रस छंद अलंकार पे भाई, सबसे फेवरेट टॉपिक और 100% फिक्स टॉपिक 12 का। देखो रस छंद अलंकार तीनों रहता है, 2-2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का आता है। मैंने तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, बस आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। देखो वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 नंबर। वीर रस या हास्य रस, किसी एक का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर कंप्लीट। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, किसी एक का आपको परिभाषा उदाहरण ये सब लिखना है, नंबर कंप्लीट। गा, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर ये भी रहेगा। तो 2-2 नंबर करके 6 नंबर के आपके ये आते हैं रस छंद अलंकार। पत्र लेखन पे अब हम आ जाते हैं, 13 नंबर, पूरे 6 नंबर का ये टॉपिक है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखो, 6 नंबर का रहेगा। मतलब आपको किसी बैंक में खाता खुलवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे, 6 नंबर का आता है। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये करो। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर का। मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों नहीं करना, ऐसा बिल्कुल मत करना, सिर्फ एक ही करना है। निबंध की बात करें तो भैया पूरे 9 नंबर का ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। जैसे फर्स्ट है, देश में बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या कितना ज्यादा है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, तो देश में बेरोजगारी की समस्या से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरा, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, मतलब आतंकवाद जो टेररिज्म है ये समस्या और समाधान है, मतलब इसको कैसे करेंगे ये आपको लिखना है। देखो भैया निबंध लिखते कैसे वो मैंने आपको बता दिया, बस आपको सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं सब कुछ मैंने बताया है। निबंध में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है मैं मानता हूं वो होता है हेडिंग।
अगर आप लोग हेडिंग अच्छे से डाल के ना 5-6 हेडिंग 7 हेडिंग डाल के बहुत अच्छे से लिख देते हैं ना, आपको नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई जरूरी नहीं है कि पूरा निबंध रट कर जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन आपको हेडिंग तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा हेडिंग रहेगा, कैसे लिखेंगे, ये जरूर पता होना चाहिए। तीसरा, वृक्षारोपण का महत्व। देखो भैया, वृक्षारोपण या प्लांटिंग कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वृक्ष लगाने से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप लोग वृक्ष जरूर लगाएं अपनी लाइफ में। चौथा, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, विद्यार्थी और राजनीति, इसको इस पर आ सकता है। पांचवा, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये निबंध हो गया, और ये भी आपका 50 नंबर का खंड खा भी कंप्लीट हुआ। तो हिंदी का हमारा 50-50-100 नंबर का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। पूरे पेपर को मैंने ज्यादातर आपको सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।